नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारे वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमनीक सिंह मानपा जी और बड़ा मजेदार मुद्दा हो रहा है। पंजाब की डेवलपमेंट्स बड़ी तेजी से चेंज हो रही है। झालमुरी इज लुक्स लाइक इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय मक्की की रोटी और सरसों दा साग। पाजी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। जी। पाजी, लगता है पंजाब की तरफ मुड़ चुकी है भाजपा का रथ। बंगाल जीते भी नहीं थे जब बंगाल में थे, बल्कि अमित शाह जी 15 दिन के लिए स्टेशन थे जब राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी क्विट की, भाजपा ज्वाइन की और अपने साथ साथ ही क्लेम्स टू बी अराउंड 60 एमएलए उनके साथ हैं। तो यहां से शुरू करना चाहूंगी, योर फर्स्ट कमेंट एंड देन वी विल गो फॉर अ क्वेश्चनर। जी। नहीं, सी, आपको पता ही है भारतीय जनता पार्टी इज अ इलेक्शन विनिंग मशीन। और गवर्नेंस एक एस्पेक्ट है और कंटेस्टिंग इलेक्शंस दूसरा एस्पेक्ट है। और इलेक्शन मैनेजमेंट जो है वो बीजेपी जैसा अभी तक तो नहीं दिख रहा कि 2014 के बाद कोई पार्टी उतने कामयाबी से, उतने सक्सेसफुली अपने कैंपेन्स को रन कर पाई है या नहीं। आपको याद होगा कि जब यूपी का इलेक्शन कैंपेन था तो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन कैंपेन की उस वक्त पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह होते थे, उन्होंने कैंपेन रन किया। और अमित शाह ने तब इंश्योर किया कि यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार स्थापित हुई। उसके बाद से पीछे मुड़ के देखा नहीं है। हाँ, एक दो बार सेटबैक्स लगे हैं, जैसे हिमाचल में बारी बारी आती है पार्टियां। हिमाचल में इस बार दिख रहा है कि बीजेपी आ सकती है, आएगी ही, निश्चित है। पंजाब जो है, उत्तर भारत में अगर हम देखें तो हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख तो आप ये मान के चलिए कि इट्स यूटी है, तो जम्मू कश्मीर भी यूटी है, बट उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इस बार आपने ठीक कहा कि जो एम है वो पंजाब के ऊपर है। और मैंने आपके प्रोग्राम पे भी और मैंने कई अन्य प्रोग्रामों में ये बात कही है कि पंजाबी ऐसी जिन्हें भी है गए हैं, हम लोग सब हम ताकत को अप्रिशिएट करते हैं। और अगर कोई पावरफुल या ताकतवर व्यक्ति आके यहाँ पे डेरा लगाता है, कैंपेन करता है, तो हम निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे कि उनका समर्थन किया जाए। और अमित शाह उनमें से एक व्यक्ति हैं भारत के अंदर जो अपेरेंटली और जो विजिबली इज अ पावरफुल मैन। वो मजबूत आदमी है। जी। भगवंत मान के सगे भाई और चाचा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उससे पहले राघव चड्ढा ने इतना बड़ा सेटबैक किया, हरभजन सिंह ने दिया, स्वाति मालीवाल ने दिया, पाठक ने दिया, एंड ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो ओनर हैं उन्होंने, अशोक मित्तल ने दिया। बट सगवंत मान मुख्यमंत्री उनके भाई। नहीं, कजन ब्रदर है ज्ञान सिंह जो है, ज्ञान सिंह मान रियल ब्रदर नहीं है भगवंत का। भगवंत का कजन ब्रदर है ज्ञान सिंह। तो ज्ञान सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की है, झाकड़ साहब ने ज्वाइन कराई है। वहां पे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। तो आप एक चीज का ध्यान रखना कि नायब सिंह सैनी जो हैं वो बहुत लंबे समय से पंजाब के अंदर कंसंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। और अगर आप एक बात को बड़े गौर से देखेंगे तो नॉर्थ के अंदर नायब सिंह सैनी का आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की नजर से अगर आप देखें तो बहुत बड़ा कद हो गया। वैसे भी वो ऊंचे कद के हैं, अगर आप कभी मिले हो उनको व्यक्तिगत रूप से, ही इज अ टॉल मैन। और वैसे भी और ऐसे भी उनका जो है वो कद ऊंचा हुआ है। जैसे अभी आसाम के अंदर मुख्यमंत्री का चुनाव करना था, तो जो सीएलपी आप कह लेंगे इसको, आप लेजिस्लेटिव पार्टी जो है, लेजिस्लेटिव पार्टी के जो मीटिंग के अंदर ही वॉज वन ऑफ द ऑब्जर्वर्स। तो मैं समझता हूँ कि निरंतर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका कद बढ़ता जा रहा है। और पंजाब के अंदर जिस किस्म का आउटरीच उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, और ना सिर्फ पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर भी आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जैसा उनका व्यवहार है, जैसा उनका एक मिलनसार एटीट्यूड है, लोगों के प्रति उनका एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, और अवेलेबिलिटी है टाइम की, और कोई प्रोटोकॉल्स ऐसे लंबे चौड़े नहीं है। तो बड़ा अवेलेबल सा जो है ना मुख्यमंत्री है, अगर आप कभी भी देखेंगे उनको। तो उनका जो एक पर्सनल टच है पंजाब के अंदर, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है पंजाब के अंदर पड़ रहा है। और आप ये जितनी लंबी फहरिस्त आप समय के साथ साथ देखते चले जाएंगे तो आप पाएंगे कि उसके अंदर जो उत्तर भारत की राजनीति आने वाले दिनों में है
उसके अंदर नायब सिंह सैनी का एक बहुत बड़ा योगदान, एक बहुत बड़ा रोल आप पाएंगे। तो एक जैसे आप ये मानिए कि जैसे एक वक्त पे मनोहर लाल खट्टर जो है वो बहुत मजबूत उत्तर भारत के नेता माने जा रहे थे, और वो है भी, और वो अब केंद्र में मंत्री हैं। उसी प्रकार से नायब सिंह सैनी इज अ वेरी स्ट्रांग मैन इन हरियाणा। और हरियाणा, आपको मैं बता दूं कि गुजरात की तर्ज के ऊपर इट्स बिकम अ प्रो बीजेपी स्टेट बहुत लंबे समय तक। अभी हाल ही में कल ही यहाँ पे कंक्लूड हुए हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस, और मैं आपको ये भी बता दूं कि पंजाब में बहुत जल्दी निकाय चुनाव जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के और काउंसिल के इलेक्शंस पंजाब में भी होने वाले हैं। तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व का, किस प्रकार से नायब सिंह सैनी का और अन्य नेताओं का यहाँ पे रोल रहेगा। यू विल सी दैट हैपनिंग। और ये मैं समझता हूँ कि एक किस्म से आप मान के चलिए कि हाँ, ये इलेक्शन जो है वो निश्चित रूप से सरकार के इलेक्शन होते हैं, रूलिंग पार्टी के फेवर में ही मोस्टली वर्डिक्ट आता है। पर यहाँ पे ये अच्छा एक कंटेस्ट रहेगा। तो अभी कितना ग्राउंड होल्ड करती है आम आदमी पार्टी इस वक्त? देखिए, उनकी मैं जनता आपको में, गाँवों में, मैं अगर बोलूँ, जैसे आप बहुत लोगों से मिलते हैं, लाइक यू आर अ पब्लिक पर्सनैलिटी, तो व्हाट इज द फीडबैक कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड राइट नाउ विद रिस्पेक्ट टू 6 महीने के 8 महीने रह गए हैं इलेक्शंस में? हाँ, इसी 6-8 महीने रह गए इलेक्शन में। देखिए, मैं आपको बताऊं, लोग ना बहुत समझदार हैं। पीपल हैव बिकम वेरी स्मार्ट। क्या है कि सरकार का होना और सरकार का ना होने में इतना अंतर होता है कि एक बार जब आपके यहाँ पे आचार संहिता लग जाती है, आचार संहिता के बाद आपको असल में जो लोगों का मूड है या वर्डिक्ट है वो पता लगना शुरू होता है। और दबी जुबान तो खैर लोग सब बात कर ही रहे हैं, चाहे वो मुलाजिम क्यों ना हो। मुलाजिम से मेरी मुराद है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो क्यों ना हो, चाहे वो पॉलिटिकली एक्टिव जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनकी बात क्यों ना कर ले। मैं समझता हूँ कि जो ओरिजिनल, आप ये कह लीजिए कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर होते थे, अब तो कार्यकर्ता वर्कर बोल देते हैं, ये ना शुरू में उन्होंने वॉलंटियर इनरोल किए थे। जो ओरिजिनल वॉलंटियर्स हैं ना आम आदमी पार्टी के, वो बहुत खुश हैं। चाहे कोई मंत्री की अरेस्ट हो, चाहे इनका आपस का स्लग फेस्ट हो, तो ये इन सब चीजों को लेके जो पुराने वॉलंटियर्स हैं, जिनकी देखी हुई, जिनको इलेक्शंस में टिकट्स नहीं दी गई, जिनको यूज एंड थ्रो किया गया, जिनके लिए विशेष तौर पे, मतलब आप ये मानिए कि आपको हैरत होगी इस बात की कि अरविंद केजरीवाल यहां तक बोल देते थे कि एक जाएगा तो चार आएंगे, जाने दीजिए इनको। तो जो वॉलंटियर्स उस वक्त आम आदमी पार्टी छोड़ के गए थे, वो बहुत खुश हैं, दे आर वेरी हैप्पी। और आप ये देखिए कि जो मेहनत करने वाला, जो दरी बिछाने वाला, या जो हाथ में झंडा लेके चलने वाला कार्यकर्ता था आम आदमी पार्टी का, उसको आम आदमी पार्टी की तरफ से कभी कुछ नहीं मिला। उसको कभी गुजरात में झोंक दिया, कभी दिल्ली में झोंक दिया, उसको कभी उत्तराखंड में झोंक दिया, कभी उसको हिमाचल में झोंक दिया, जाइए चुनाव लड़िए। तो देने की बात जब आई, जब मलाई बांटने की बात आई, जब पद बांटने की बात आई, जब अच्छे अच्छे चेयरमैनियां देने की बात आई, जब उनको पद प्रतिष्ठा देने की बात आई, जब उनको इनाम से नवाजने की बात आई, तो इन्होंने हमेशा जो धनी व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है, उसी को आगे किया। चाहे इन्होंने कोई अच्छी पंजाब सरकार की चेयरमैनियां हो, चाहे उसके अंदर आपकी राज्यसभा की सीटें हों, चाहे कोई भी और ऐसी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो, उसके अंदर ने पैसे लेके ही लोगों को लगाया है। तो ये जो इनका पीछे ट्रैक रिकॉर्ड रहा, काम करने का रवैया रहा, तरीका रहा, उसके चलते आम आदमी पार्टी का जो ग्राउंड है पंजाब में वो बहुत कमजोर हो गया है, बहुत वीक हो गया है। और हर वक्त रेटोरिक, हर वक्त इल्जामबाजी, हर वक्त बयानबाजी। लोगों को रिजल्ट भी तो चाहिए ना गायत्री जी, लोगों का अपेक्षा आपसे रिजल्ट की थी। लोगों को जो है, आप क्रांतिकारी लोग हैं, आप क्रांति लेके आएंगे, आप कोई क्रांति नहीं लेके आए। और खास तौर पे आप देखिए कि जिस वक्त आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर एक रिजाउंडिंग विक्ट्री लेके आए, उस वक्त आप इस बात को वाजे मान के चलिए कि जो किसान आंदोलन का एक आक्रोश था वो उनके फेवर में गया। पर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो रन अप टू दी इलेक्शन है, उसके अंदर आप ये देखिए कि अब ये जो अब रन अप टू इलेक्शन है, इसमें इन्होंने किसानों पे भी लाठियां भांजी हैं, इन्होंने एम्प्लॉयज के ऊपर भी लाठियां भांजी हैं, इन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर भी लाठियां भांजी हैं। लॉ एंड ऑर्डर इनसे कंट्रोल नहीं हुआ। इन्हीं के टाइम पे सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ, इन्हीं के टाइम पे राइज हुआ गैंगस्टर्स का। एक टाइम तो ऐसा आया था कि जिस वक्त भगवंत सिंह मान ने खुद कह दिया था, ये स्टेटमेंट है भगवंत सिंह मान की,
कि गोल्डी बराड कनाडा में अरेस्ट हो गया है और कैनेडियन अथॉरिटीज ने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब देखिए ना, ये बीएमडब्ल्यू जब ये जिस जहाज में से ये इनको डीप्लेन कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पी रखी थी इन्होंने, फ्रैंकफर्ट की बात है ये, तो उस वक्त इन्होंने बोला था कि जी मैंने जर्मनी में एक एग्रीमेंट साइन किया, मसौदा साइन किया, अब ये बीएमडब्ल्यू कारें जो है पंजाब में बनेगी। तो कितने मतलब आप देखिए ना कि झूठ दर झूठ लगातार बोल बोल के इन्होंने लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया, पहले दिल्ली में फिर पंजाब में। बट आपको एक इंटरेस्टिंग बताऊं, अंग्रेजी की एक कहावत है, वो कहते हैं यू कैन फूल सम पीपल सम टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आप कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए मूर्ख बना सकते हो, आप पूरी जनता को, पूरे समाज को हमेशा मूर्ख नहीं बना सकते। तो अब इनका पे बैक टाइम है, इनका वक्त आया है, इनको हर चीज का जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो खालिस्तानियों के साथ इनकी जो इनके रिश्ते हैं उसको लेके, चाहे इनका जो झूठ बोलने का ट्रैक रिकॉर्ड है उसको लेके, चाहे कट्टर ईमानदार कहने के बाद आपके सिटिंग मंत्री, ऐसा पहली बार हुआ है पंजाब के इतिहास में कि एक सिटिंग मंत्री को अरेस्ट किया गया ईडी के द्वारा, और ऐसा पहली बार ही हुआ था कि दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया था। वहां पे मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए, वहां पे अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए, वहां पे इनके एक मंत्री और हैं वो अरेस्ट हुए, एक मंत्री इनके राशन कार्ड किस प्रकार से बना रहे थे वो हम सबने देखा, पूरे भारत ने देखा। तो एक कट्टर ईमानदार कहने की बात है, ना ये पैसे से, ना ये करेक्टर से, ना ये जुबान से, ये किसी भी तरीके से अगर आप इनको मान लीजिए, किसी पैमाने पे उतार लीजिए, मतलब कोई पैमाना आप रख लीजिए, चाहे ईमानदारी का हो, चाहे चरित्र का हो, चाहे समाज के अंदर एक रुतबा रखने का हो, या कोई एक वाणी का हो कि हम अच्छा सा बोल लेते हैं, ये किसी भी पैमाने पे खरे नहीं उतरते। जी। सत श्री अकाल का नारा ऑलरेडी बीजेपी हेडक्वार्टर्स में गूंजना शुरू हो चुका है, माहौल बनने लगा है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी सिख हमारे ही हैं, आप मेरे पाजी हैं, हम सभी एक एक ही मानते हैं, बट जिस तरीके से काउंटिंग की जाती है, जिस तरीके से नंबरिंग और रजिस्टर्स में किया जाता है, क्या यहाँ पे 40% जो है, इफ आई एम करेक्ट, हिंदू वोट्स है। तो क्या आपको लगता है कि हिंदू वोट्स कंसोलिडेशन हो पाएगा यहाँ पे, गिवन द लॉट ऑफ देखिए, फैक्टर्स दैट बीजेपी इज रेजिंग? पहले तो मैं आपको पंजाब को समझना पड़ेगा मेरी बहन। ये पंजाब इज नॉट लाइक एनी अदर स्टेट। ओके। पंजाब एक सेंटिमेंट है। यहाँ पे हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सारी चीजें ठीक है, रिलीजन अपनी जगह है, बट पंजाब ओवरऑल चलेगा सेंटिमेंट के ऊपर। आप पंजाब की नब्ज के ऊपर जब तक हाथ नहीं रखेंगे, जब तक आप पंजाब की नब्ज को नहीं समझेंगे, तब तक वो सेंटिमेंट आपके फेवर में नहीं आएगा। पहली चीज ये है। दूसरा, ये सेंटिमेंट को टच करने का ही पार्ट है जहां पे आपने बोला सत श्री अकाल की बात है। ये आप देखिए इसके अंदर दिलचस्प क्या है, कितने सहजता से ये चीज आई है। इसके अंदर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लगी, या इसके ऊपर मंथन हुआ, इस पे विचार हुआ, या पब्लिक डिस्कोर्स में ये चीज आई। ये वही पार्टी है जो भारत माता की जय कहती है, ये वही पार्टी है जो जय श्री राम कहती है, ये वही पार्टी है जिसने बिल्कुल सहजता से सत श्री अकाल कह दिया। तो ये एक जिसे कहते हैं कि अपनापन, ये जिसे कहते हैं कि एक होने की बात जो है, जो सदा हम सुनते आए थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से, वो वास्तव में अगर आप देखेंगे तो वो जमीन के ऊपर उतरती नजर आती है आपको। ये हो गया एक एस्पेक्ट। अब दूसरा एस्पेक्ट जो आपने कहा कि क्या पंजाब की ओर है, बिल्कुल है, और होना भी चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि पंजाब ने बहुत लंबे समय तक दिल्ली से टक्कर ली। दिल्ली से मेरी मुराद है चाहे वो मुगलों की दिल्ली रही हो, चाहे वो अंग्रेजों की दिल्ली रही हो, पंजाब ने दोनों के साथ लड़ाई लड़ी है। अब मैं ये समझता हूं कि जो अब दिल्ली है वो अपनी दिल्ली है भाई। दिल्ली में भारतीय लोग हैं, अपने लोग हैं, अपनों का राज है, कोई यहाँ पे गैर मुल्की तो है नहीं, यहाँ पे कोई विधर्मी तो है नहीं, यहाँ पे कोई अंग्रेज तो बैठे नहीं हुए। तो यहाँ पे अपने लोग हैं, अपना राज है। तो हमको चाहिए कि हम दिल्ली के साथ मिलके और पंजाब को पुनः प्रगति के स्तर पे, प्रगति के रास्ते के ऊपर पुनः स्थापित करें। ये उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना इस बार बहुत जरूरी है। और ये एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन, ये एक विचार, ये एक सच्चाई से वाजे होना अब लोगों के अंदर धीरे धीरे ये बात घर करती चली जा रही है कि हमको केंद्र के साथ चलना पड़ेगा पंजाब की उन्नति के लिए, पंजाब की प्रगति के लिए। ये जो पंजाब के अंदर निरंतर हम कई वर्षों से एक पैटर्न देख रहे हैं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम है,
नौकरियां कम हैं, अवसर कम हैं, इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे एक टाइम पे जेसीटी फावड़ा फगवाड़ा होती थी, मिल्स हुई, यहाँ पे फुटबॉल क्लब होते थे, यहाँ पे हर किस्म का देखिए इंडस्ट्री आती है, बिजनेस आता है, स्पोर्ट्स डेवलप होती है, कहीं इन्वेस्टमेंट आती है, अवसर मिलते हैं, कल को रोजगार मिलता है, ग्रोथ होती है, अपॉर्चुनिटी होती है। वो सारी चीजें पंजाब से धीरे 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 निर्धारित होती चली जा रही है। और करप्शन का वो पैमाना इतना बड़ा हो चुका है कि चाहे वो माइनिंग की बात कर लीजिए, आप ट्रांसपोर्ट की बात कर लीजिए, आप बिजली चोरी की बात कर लीजिए, आप वो कोई एक ऐसा पक्ष, कोई ऐसा पहलू जहां पे स्टेट एक्सचेकर को, जहां पे स्टेट का नुकसान करके अपनी जेबें भरी जाए। ये संजीव अरोड़ा जो है गिरफ्तार हुए, ये किस लिए गिरफ्तार हुए? ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में गिरफ्तार हुए। ये ईडी ने इनको पकड़ा है। उनके जो अगर आप डिटेल में देखेंगे तो कम से कम अभी 1 से 2 दर्जन लोगों तक और हाथ जाएगा ईडी का। इट इज अ बिग चेन। ये जिस तरीके से इन्होंने लूटा है पंजाब को, ये कट्टर ईमानदार लोग हैं, तथाकथित। ये कट्टर ईमानदार लोग हैं। सो मेरा कहना केवल इतना है कि पंजाब में इस वक्त जो बदलाव की हवाएं हैं वो बह रही हैं। और जो आपका एक तीसरा पॉइंट था इसके अंदर, जो आपने रिलीजन वाइज परसेंटेज की बात करी, मैं फिर ये बात को दोहराऊंगा, और जो लोग पंजाब को समझते हैं वो इस बात को मानेंगे कि पंजाब सेंटीमेंट के साथ चलेगा। अगर आप लोगों की इमेजिनेशन को, लोगों की जो मन की बात है वहां तक अगर आप पहुंच गए, अगर आपने वो बात कर ली, तो लोग आपके साथ चलेंगे, आपको वोट भी देंगे, और आपकी सरकार भी यहाँ पे बना के दिखाएंगे आपको। मैं एक बार जरा वोट परसेंटेज फ्लैश करना चाहूंगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में, मतलब स्टेट असेंबली इलेक्शंस में, बीजेपी का शेयर था 5.43। 2022 में वो बढ़कर हुआ 6.60। आई वुड से कि कोई खास डिफरेंस नहीं था। और 2019 के लोकसभा चुनाव में 9.63 था। 2024 के इलेक्शन में ये 18.56 था। मतलब ये लोकसभा चुनाव में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता नहीं है। नहीं, इसका बड़ा कारण ये है कि देखिए, मैं एक बात बार बार दोहराता हूं, और कई बार जो है ना, कई सुनने वाले मेरे से चिढ़ भी जाते हैं कि यार आप ऐसे क्यों बोलते हो। तो बीजेपी का अर्थ होता था बादल जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो ये 2024 के चुनावों में बनी ना जाके, जब अकाली दल का दामन छोड़ा, जब अपने दम पे चुनाव लड़ा, जब अपने सारे कैंडिडेट खड़े किए, उस वक्त फिर लोगों ने बताया कि हम आपको वोट देना चाह रहे हैं। और उसी प्रकार जब 2027 के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े करके सभी सीटों के ऊपर पुनः, जैसे पहले 13 पे लड़ी, अब ये पूरे 117 पे लड़ेंगे, तो आप फिर पाएंगे कि वोटिंग परसेंटेज यहाँ पे दोबारा इंक्रीज होगा। भारतीय जनता पार्टी का फुटप्रिंट यहाँ पे फिर से इंक्रीज होगा। और जैसे ही आप कोलिजन में जाके कहीं अंडरस्टैंडिंग या सेटलमेंट्स में जाएंगे, तो वहां पे फिर आपका डिप आ जाएगा वोटिंग परसेंटेज के अंदर। कारण ये है कि हर बार एक क्राइटेरिया होता था विनेबिलिटी का, कि जो सीटें, अब देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने सिंपली कहा था शिवसेना को कि भाई जो सीटें आज तक आप जीतते आए हैं वो आप लड़ लीजिए, जो हम जीतते आए हैं हम लड़ लेंगे, और जो जीते हम हार रहे हैं वो आप प्रयास कर लीजिए जीत के लड़के जीतने की, और जो आप हार रहे हैं वो हमको दे दीजिए, हम लड़के देख लेते हैं, जीतने का प्रयास कर लेते हैं। तो वहां पे वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट नहीं हुई, और फिर आपको पता है कि बाद का जो हुआ, और शिवसेना तो अब आपको पता ही है कहाँ खड़ी है, किस क्या है। तो उसी प्रकार से अगर अब बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में आती है, और शिरोमणि अकाली दल अगर उसको सहजता से एक्सेप्ट नहीं करती, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, और इस बार नहीं तो अगली बार निश्चित रूप से अपनी सरकार बनाने की स्थिति में होगी। पर मैं फिर दोहराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कद है, जो विस्तार है, जो व्याप है, उसका जो स्प्रेड है, वो पंजाब में पहले के मुकाबले बहुत बढ़ चुका है। फुटप्रिंट बहुत बड़ा हो चुका है, और बहुत से ऐसे कांग्रेस के, अकाली दल के, आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो निरंतर, मेरी बात होती है जिनसे, मैं सूत्र नहीं बताऊंगा, वो निरंतर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। और अब वो राघव चड्ढा के साथ 60 लोग हैं कि 48 लोग हैं कि 50 लोग हैं, वो राघव चड्ढा जाने भाई। और जब वो आए, वो क्या लेके आए, और वो जब और लेके आएंगे आने वाले वक्त में, तब पता लगेगा कि वोट परसेंटेज या ये जो नंबर ऑफ एमएलए आ रहे हैं वो वोट्स में कितना ट्रांसलेट होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर एक सच्चाई है, जो सामान्य कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, जो विचारधारा से पुराना जुड़ा हुआ है, जो 2014 से पीछे के कार्यकर्ता हैं, जो लगे हुए हैं निरंतर, उनको भारतीय जनता पार्टी से तोड़ना पॉसिबल नहीं है। नंबर एक बात है। नंबर दूसरी बात है कि उनके जो प्रयास हैं,
उनके जो एफर्ट्स हैं वो सेल्फलेस हैं। उनके एफर्ट्स में ये नहीं है कि किसी प्रकार की कोई ग्रीड, कोई लोभ या कोई लालच या किसी चीज की ये छुपी हुई। और जो सबसे बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, वो सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस है, वो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि कोई और ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसके पास एक एनजीओ कह लीजिए, जिसके पास एक ऐसा पूरा का पूरा सेटअप हो जिसमें आपके पास अलग अलग किस्म के आयाम हो, चाहे उसमें आप डॉक्टर्स को लेके हो, टीचर्स को लेके हो, एडवोकेट्स को लेके हो, वनवासियों को लेके हो, आदिवासियों को लेके हो, स्टूडेंट्स को लेके हो, तो महिलाओं को लेके हो, समाज के हर वर्ग के साथ किसी ना किसी प्रकार से वो संगठन जुड़ा हुआ है। और उनकी जो एक रीच, जो उनकी एक पेनिट्रेशन है पब्लिक के अंदर, समाज के अंदर, वो अनपैरेलल है। और उसका जो मुकाबला है वो कोई और पॉलिटिकल पार्टी नंबर्स में नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल अभी तक कौन, आपने कहा इमोशन से चलता है पंजाब, तो वो इमोशन कौन सा है जो अरविंद केजरीवाल टैप कर पाए बट भारतीय जनता पार्टी इतनी हर पुरानी किस्म पार्टी। का, हर किस्म का। देखिए, एक उस वक्त कांग्रेस और अकाली दल के बीच में एक बारियां चल रही थी, बार 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 2 टर्म्स अकाली दल काट के हटी थी, उसके बाद एक टर्म कांग्रेस ने ली थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को अभी हटाया था। देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन कांग्रेस पार्टी। तब चन्नी जो है वो आखिरी के दिनों में कुछ वक्त के लिए चीफ मिनिस्टर रहे थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत कंफ्यूजन थी। मैं आपको बताऊं, सुखजिंदर रंधावा जो है वो अचकन सिलवा के तैयार थे कि मेरी शपथ होने वाली है, और किसी को नहीं पता थी। ये फैक्ट है, आप पूछ लेना, चाहे आप रंधावा साहब से पूछ लेना। तो ये जो बातें हैं ना, ये लोगों को तसल्ली नहीं थी। बहुत एक अनिश्चितता का समय जो है वो चल रहा था पंजाब में, वाज वेरी अनसर्टेन कि कल नू की होएगा, है ना। तो उस वक्त लोगों को इन्होंने भ्रमित किया, इन्होंने हर किस्म से झूठ बोला। एनआरआईज के अंदर जहां पे खालिस्तान का सेंटीमेंट था, वहां पे खालिस्तान के सेंटीमेंट को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। जहां पे बंदी सिखों की बात थी, वहां पे इन्होंने बंदी सिखों की बात को एक्सप्लॉइट किया। जहां पे बेरोजगारी की, देखिए मुद्दे इनको पता थे। देखिए, इन्होंने, आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल ने ऐसे अपनी जेब में एक पर्ची निकाल के कह रहे थे, देखिए मेरे पास सारा हिसाब है कि हम पंजाब को डेट फ्री कैसे करेंगे। 20,000 करोड़ तो मैं माइनिंग का लेके बैठा हूं। 1.5 लाख करोड़ की इलीगल माइनिंग होती है पंजाब में, 4.5 लाख करोड़ का तो पंजाब के ऊपर कर्ज ही है। तो ये तो केवल 3 साल की बात थी। अगर आप माइनिंग को ठीक से ऑर्गेनाइज कर लेते तो एक सेक्टर ही आपका जो है वो आपको डेट फ्री कर देता। फिर उसके बाद एक्साइज है, शराब है, उसके बाद आपके इंडस्ट्रियल कलेक्शन है। हाँ, नीचे गया है सारा कुछ, इट्स गॉन डाउन द ड्रेन। बट आप ये देखिए कि वो स्टेट का पैसा, वो पंजाब के हक का पैसा इन लोगों की जेबों में गया है। इन लोगों ने प्रॉफिटरिंग करी है पंजाब से, और किसकी कॉस्ट पे? स्टेट के एक्सचेकर की कॉस्ट पे, वो मुलाजिमों की तनख्वाहों की कॉस्ट पे, वो गरीबों के डीए की कॉस्ट पे, वो उनके हकों की बात, जहां पे महिलाओं को कहा कि जी हम आपको हर महीने भत्ता देंगे, जहां पे बुजुर्गों को कहा कि आपकी पेंशन इंक्रीज होगी, जहां पे मतलब तमाम किस्म के, आप देखिए ना, आप इनका मैनिफेस्टो 2022 का उठा के देख लीजिए, इन्होंने कितने अपने वायदे पूरे किए हैं अभी तक। कहते हैं ना 5 साल के लिए होता है, 5 साल में पूरे करने होते हैं। तो 5 साल में क्या पूरा किया है इन्होंने? और मैं, आप मतलब जो सबसे बड़ी पीड़ा है, जो सबसे बड़ी तकलीफ है कि पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहां पे टॉलरेंस लेवल्स बहुत लो हैं। बट मैं कहता हूं, कोई खड़ा होकर हादा नारा था मारे, एक बारी कहे तो सही कि भाई तुम गलत कर रहे हो। वो काम सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज का नहीं है, वो काम सिर्फ पॉलिटिशियंस का नहीं है, ये समाज का भी काम है, लोगों का भी काम है कि खड़े होके हम अपने पॉलिटिशियन को, जिसको वोट किया है, चाहे आपकी पार्टी का कार्डर ही हो, चाहे आप इंटरनली सवाल पूछो, चाहे आप ओपनली सवाल पूछो, कहीं धरना लगाओ, कहीं आप कैंडल लाइट निकालो, कहीं पे आप मुजाहरा करो, कहीं पे आप कम से कम, फिर वही बात होती है, जब ये धरने लगते हैं, मुजाहरे लगते हैं, तो किसान निकालेंगे तो किसानों को पीटेंगे, मुलाजिम निकालेंगे तो मुलाजिमों को पीटेंगे, स्टूडेंट्स निकालेंगे स्टूडेंट्स को पीटेंगे। मैं वही तो आपसे कह रहा था मेरी बहन, कि ऐसा कौन है जिसके ऊपर इन्होंने लाठियां नहीं भांजी? इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, आम आदमी पार्टी। लोगों के विश्वास, आई थिंक एक विश्वास सबसे बड़ा इमोशन होता है, उसी को इन्होंने हाईजैक किया है और फिर उसी पे धोखा दिया है इन्होंने, चाहे मैं महिलाओं के लिए तो स्कीम हमेशा हो। जी। मैं हमेशा कहता हूं, अरविंद केजरीवाल इज अ मास्टर क्लास, इज अ मास्टर क्लास इन डिसेप्शन, इन लाइज, इन फ्रॉड।
वो व्यक्ति झूठ बोलने में, ठगने में और फ्रॉड करने में मास्टर क्लास है। और अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई क्या है। अब आप खुद देखिए, ये वही कट्टर ईमानदार लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं स्टेट एक्सचेकर से पैसा चोरी करने। ये वही कट्टर ईमानदार लोग हैं जिनके ऊपर स्टेट एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाने के मुकदमे चल रहे हैं। ये वही कट्टर ईमानदार लोग हैं जिनके फ्लैटों में से, खिड़कियों में से पैसे 9वीं मंजिल से उड़ उड़ के नीचे आ रहे हैं। ये वही कट्टर ईमानदार लोग हैं। अगले 6 महीनों में आप देखिएगा कि कितने लोगों की गर्दन तक जो है वो ईडी के हाथ जाते हैं। बट एक बात और है, ये सारी चीजें जहां पे मैं आपको पहले कह रहा था कि जो पुराने आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं उनको जहां खुशी मिलती है, वहां पे एक स्टेट का रेजिडेंट होने के नाते बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है कि जो आता है वो केवल चोरी करने के लिए आता है। उसका एक ही मंतव्य होता है, उसका एक ही मोटो होता है, एक ही मोटिव होता है कि साहब मैं अपना घर भर लूं जितना भर सकता हूं, मैं अपने पास पैसे इकट्ठे कर लूं जितने कर सकता हूं। आप खुद देखिए ना, ये जो धोखा है, ये जो विश्वासघात है, ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। अब आप खुद देखिए कि एक जनता, एक समाज, एक स्टेट जिसके साथ निरंतर धोखा ही हुआ हो, अकाली कांग्रेस बाद में आम आदमी पार्टी, निरंतर इतने वर्षों से धोखा ही हो रहा है, तो फिर आप बताइए ना कि फेथ किसके ऊपर करे और कैसे करे, और वो क्या मतलब, फिर वही बात आती है इमोशंस की। वो कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, वो कौन से ऐसे हालात होंगे जिसके अंदर वो किसी पे विश्वास करने लायक हो जाए। राइट। कोई एक व्यक्ति देखिए को अकाली कांग्रेस, अपने निजी जीवन में यदि किसी व्यक्ति ने इतने धोखे खाए हो, तो वो कैसे किसी में विश्वास करेगा। वही स्टेट पंजाब का हाल है। नो आई एग्री विद यू। जब आप कई बार धोखे खा लेते हैं तो फिर वो विश्वास डगमगा जाता है लोगों के ऊपर। जब तक कोई ऐसा तसल्ली देने वाला ना आ जाए, एकदम क्या बोलते हैं, somebody who's very very dominant and prominent, मैंने और जो आपको टिका बोला रहे। शुरू में, जहां से मैंने ये अपनी सारी बात आपके साथ शुरू की थी, मैंने कहा था कि वी रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। हम मजबूत लोगों की इज्जत करते हैं। मजबूती केवल बाहुबल नहीं होती। मजबूती आपकी जुबान में, आपकी कमिटमेंट में, आपके आचरण में, आपके व्यवहार में, और आपने उसको दर्शाया हो, प्रदर्शित किया हो, आपका ट्रैक रिकॉर्ड हो कि आप मजबूत व्यक्ति हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। तो चाहे वो फिर राम मंदिर की बात हो, 370 की बात हो, या वो तमाम लंबी फहरिस्त है, जो एक बार कहा था कि जो फालतू के कानून है, जो फ्रिवुलस लॉज हैं, हम सब खत्म करेंगे। तो बहुत कुछ जो है ये अमित शाह जी ने करके दिखाया है, ट्रैक रिकॉर्ड है उनका। और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अमित शाह जी की पंजाब में इज्जत है, रिस्पेक्ट है, लोग मानते हैं। और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये मैं बताऊं आपको कि आपने अमित शाह जी को कभी देखा हो जब वो पगड़ी बांधी हुई थी, उन्होंने जब छोटे साहबजादों के एक कार्यक्रम यहाँ हुआ था चंडीगढ़ में, मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था, उन्होंने जिस प्रकार से वो भावनाएं व्यक्त करी कि यदि गुरु तेग बहादुर साहब ना होते तो आज हिंदुस्तान भी एक इस्लामिक देश होता, यहाँ पे सबकी सुन्नत होती, यहाँ पे सबकी सुन्नत होती, हमारा धर्म ना रहता। ये हमारे धर्म को देखिए, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं। कई कई जगह हम देखते हैं राजनीतिक लोग जो हैं वो केवल कहने के लिए बात को कहते हैं, पर इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है अमित शाह जी का। पंजाब का इलेक्शन तो अब आएगा ना 6 महीने बाद। मैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 10 वर्षों से देख रहा हूं। इन्होंने निरंतर सम्मान दिया है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह हो। मैंने जितने भी लोग, चाहे वो किरण रिजिजू क्यों ना हो जो पूर्वोत्तर से आते हैं, मैंने जितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखा, सुना, उनके मन में, उनके आचरण में, उनके व्यवहार में सिख गुरुओं के प्रति सिख एक बहुत गहरी श्रद्धा मैंने देखी है। और ये एज अ सिख मैं पहले भी ऑब्जर्वेशन अपनी दे चुका हूं, मैं आज फिर दे रहा हूं। और मैं ये बात आपको पुनः दोहरा देता हूं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने सिर पे पटका बांधा, जिन्होंने अपने सिर पे पगड़ी दस्तार सजाई, पर इन्होंने कभी जाली वाली टोपी नहीं पहनी। ये वही लोग हैं। और मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे को इनके ऊपर बाकी और लोगों से ज्यादा विश्वास है कि ये अगर आते हैं तो ये सिखों के लिए भी और पंजाब के लिए भी कुछ कर सकते हैं। और अपलिफ्टमेंट जो है हमारे स्टेट की, जो हमारे स्टेट का भविष्य है, जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारी अगली नस्लें हैं, उनको एक अच्छा भविष्य, उनको एक अच्छी जमीन, उनको एक बेहतर माहौल, एक बेहतर एनवायरनमेंट, चाहे वो
आप वातावरण की बात कर लीजिए, चाहे वो आप इकोनॉमिक्स की बात कर लीजिए, चाहे एजुकेशन की बात कर लीजिए, चाहे मेडिकल हेल्थ केयर की बात कर लीजिए, चाहे इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि ओवरऑल गवर्नेंस का जो एक वो है वो ही, मतलब देखिए कि वी ऑल डिजर्व अ बेटर फ्यूचर। हमारा जो आने वाली पीढ़ी है वो एक बेहतर फ्यूचर डिजर्व करती है, गायत्री जी। आपने इतने सारे उनका नाम लिया, बीजेपी के सीएम्स और लीडर्स का नाम लिया, एक नाम और जोड़ देती हूँ। शुभेंदु अधिकारी जी जिस दिन जीते थे, और हम काफी काफी सारी वीडियोस और क्लिप्स आ रही थी वेस्ट बंगाल से, जहाँ सिख भाइयों ने उस दिन लंगर रखा है। बहुत कम हाँ, लोगों ने कवर किया, पर मैंने कवर किया था अपने शो में। और शुभेंदु जी ने उस बहुत दिन अच्छा। ये, हाँ, शुभेंदु जी ने अब कहा भी। नायब सिंह सैनी को कभी पगड़ी में देखिए, वो लगता है कि यार ये सरदार ही होगा। जी, जी। अ, आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर और बाकी चीज़ें, तो मैं इमोशंस को, मैं अगर बोलूँ कि बीजेपी को जीतने के लिए एक ही फ़ॉर्मूला चाहिए, एंड दैट इज़ द सीक्रेट फ़ॉर्मूला जो पाजी दे रहे हैं, कैप्चरिंग द इमोशंस, एंड दिस इमोशन इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू भावनाएँ, इट इज़ रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, it is related to drug abuse, it is related to finance, it is related to culture, and it is related to culture, राइट? जैसे अभी वो झालमुरी की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मच्छी भात बंद हो जाएगा, ममता बनर्जी का यही तो नारा था, मच्छी भात बंद हो जाएगा। तो आज देखिए दिलीप घोष और बाकी जितने भी बीजेपी के लोग हैं, तब से मच्छी भात ही चल रहा है पिछले हफ्ते भर से, पूरे बंगाल में, रोज़ पार्टीज़ हो रही हैं। यहाँ पे है मक्की की रोटी, सरसों का साग। तो यहाँ पे भी मुझे नहीं डाउट है कि बहुत जल्दी वो स्टार्ट होने वाला है। बिकॉज़ अरविंद केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल, वो अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आएँगे और कुछ ना कुछ कमेंट देंगे। बट अभी जो लेटेस्ट कमेंट आया, उस पे आपका कमेंट चाहूँगी पाजी। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की तुलना औरंगज़ेब से की है। पंजाब जनता की सहानुभूति बटोरने की के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जी। पहले ना, मैं समझता हूँ कि इसको इतिहास पढ़ लेना चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी की तुलना औरंगजेब से किसी दूर दूर तक नहीं हो सकती। औरंगजेब वो व्यक्ति है जिसने, आप ये मानिए कि 1.25 मन जनेऊ जो है वो तोल के फिर रात को सोता था। वो कन्वर्शंस में बिलीव करता था, वो तशद्दुद में बिलीव करता था, वो लूट में बिलीव करता था, वो कत्लो गारत में बिलीव करता था। यहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके प्रधानमंत्री आए हैं, तीसरी बार आए हैं, और 2 बार उनको पूर्ण बहुमत मिला, तीसरी बार उनको कोएलिशन गवर्नमेंट में है। इससे ज्यादा जिंदा डेमोक्रेसी क्या देखना चाहते हैं आप? इससे ज्यादा जिंदा डेमोक्रेसी क्या देखना चाहते हैं? औरंगजेब वो व्यक्ति है जिसने अपने पिता का, अपने भाइयों का कत्ल कर दिया था। ये वो व्यक्ति है जिसने अपने पूरे परिवार का त्याग किया हुआ है, जो हर स्टेज पे दुनिया के हर कोने में जाता है तो वो 140 करोड़ भारतीयों की बात करता है, तो 100 करोड़ हिंदुओं की बात नहीं करता, वो 140 करोड़ भारतवासियों की बात करता है। वो भारत के 140 करोड़ व्यक्तियों के, हमारी आबादी के कस्टोडियन है भाई। उनका कंपैरिजन मतलब किस किस पैमाने पे, किस एंगल से, कहां कंपेयर, आप बताइए कौन सा ऐसा डीड है प्रधानमंत्री मोदी का जो औरंगजेब के साथ मेल खाता हो? एक बताइए, एक बताइए। ये कह देने के लिए कोई चीज कहना, वही बात है ना, ये बैकफायर करती हैं चीजें, बहुत भयंकर तरीके से बैकफायर करती उनका स्टाइल ही वही है ना बाजी, हूट एंड स्कूट, कुछ भी बोल के भाग जाना, जैसे राहुल गांधी कुछ भी बोल के भाग जाता है। हैं। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त आम आदमी पार्टी के अंदर एक बहुत बहुत मेजर फ्रस्ट्रेशन है। तो फ्रस्ट्रेशन के बिना इस तरह की बातें तो निकल ही नहीं सकती, गायत्री जी। है, बिल्कुल आप फ्रस्ट्रेशन है। मतलब मैं तो सुन रही हूँ आप आतिश कुमार लेना भी बड़ी औरंगजेब को परेशान कंपेयर है। कर रहे हैं प्रधानमंत्री को। मतलब इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण क्या कार्य कर सकते हैं आप अपने जीवन में? इससे ज्यादा बेवकूफी से ज्यादा अहमकाना, इससे ज्यादा मूर्खता क्या हो सकती है? इतिहास पढ़ा है किसी ने? औरंगजेब का इतिहास पढ़ के देखिए एक बार, औरंगजेब ने क्या कुछ किया। गुरु तेग बहादुर साहब के कत्ल का आदेश जो है वो औरंगजेब का ही दिया। अच्छा, एक काम करो, तुमको लगता है ना कि प्रधानमंत्री मोदी जो है औरंगजेब हैं, तो तुम पंजाब की धरती पे बैठे हो, तुम एक जफरनामा तुम लिख दो, तुम लिख दो एक जफरनामा। है हैसियत, है कुवत, है हिम्मत, है औकात? नहीं ना।
तो कंपेयर करना बंद कीजिए। इन्होंने कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ी है पाजी। इनफैक्ट एक मैं गुरु नानक की एक, अगर मैं थोड़ी बोलने में थोड़ी गलती हो जाए तो बताइएगा, क्योंकि मैंने सुना और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ये बाबर पे लिखा था। और गुरु ग्रंथ साहिब में चैप्टर असब दीवार, मेरे को थोड़ा सा दिक्कत है वो बोलने में। आशा दीवार। असादीवार जी। खुरासान खमसाना किया हिंदुस्तान। खुरासान, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, एड्डी मार पई कुरलाने तैं की दर्द नहीं आया। जी, वो बाबर पे अपने ग्रंथों में लिख रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी। वहीं खड़ा होके ही इज टारगेटिंग सम अदर पीपल। वहां के लोग ऑब्जेक्ट क्यों नहीं करते हैं? बोलते क्यों नहीं है कि इस्लामिस्ट से कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं ये? छितर बहुत पड़े हैं, छितर बहुत पड़े हैं। अभी तो 6 महीने की सरकार रहेगी, यहां से भी इनका बोरिया बिस्तरा पैक होएगा। मैं आपको बता रहा हूँ गायत्री जी, बहुत पड़ेंगे इनको। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिनको कई बार लोगों ने पब्लिक रैली में थप्पड़ मार लिए, फिर पड़ेंगे इनको। मैं आज जी। बता रहा हूँ आपको, आपके प्रोग्राम पे आप नोट कर लेना, और जो भी अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में लगे हुए आप ध्यान कर लेना, कैंपेन ट्रेल आएगी, इसको पढ़ेंगे, फिर पहनिया इन्हों, देख लो तुम। जी, आखिरी क्वेश्चन पाजी, क्योंकि पंजाब से 2 मूवमेंट जो सबसे ज़्यादा और भारी पड़ गई थी, मोदी जी को भी भारी पड़ गई थी, वो है कृषि कानूनों को लेकर। वहाँ पे जनता का अब क्या है? क्योंकि पहले तो क्या था, पंप इन किया गया था, मसाज पार्लर्स लगाए गए थे, मेवे की फैक्ट्रियाँ खोल दी गई थी, हीटर्स और वो सब चल रहे थे, जो हम सभी ने देखा दिल्ली को घेर के। और मोदी जी ने हाथ जोड़ के उनको वापस भी ले लिया कि प्रोबब्ली ही वाज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट। इसमें बीजेपी का फॉल्ट है, इसमें लोगों की गलती नहीं है, उनको पैसे मिले, ऑब्वियसली एवरीबॉडी कम्स आउट लाइक दैट। बट इसमें बीजेपी कुड नॉट कम्युनिकेट इन द राइट पर्सपेक्टिव। पर मैंने अब जो सुना है कि पंजाब के अंदर लोगों को ये एहसास होना शुरू हुआ है कि कृषि कानून अच्छे थे। जी। देखिए, मैं गायत्री जी आपको बड़े क्लियर, मैं अनइक्विवोकल टर्म्स में बता देता हूँ कि आज आपने ये सवाल किया, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप पाएंगे कि उन दिनों में मैं बहुत उन कम लोगों में से था, और मैं अकेला सरदार था जिसने कृषि कानूनों के फेवर में बहुत दिन तक झंडा उठा के रखा, आपको थ्रेट्स भी मिली क्योंकि थी मैंने उस। पढ़े थे कानून, क्योंकि मैंने कानून पढ़े थे, ना पढ़े थे समझा भी था उनको कि ये कहाँ जा रही है बात, और इसका दूरगामी असर जो है, इसका बेनिफिट क्या है। जो आपने बात कही कि जी वहां पे हीटर लग गए, वहां पे मसाज चेयर्स लग गई, वहां पे देखिए, सिक्खी के अंदर मैं एक ना मूल भावना है सिखों की, जो सेवा का भाव है, हमारे अंदर सेवा का भाव है। और कोई भी ऐसा लगता है कि संघर्ष कर रहा है, तो हम उसके अंदर सेवा करने पहुंचते हैं, चाहे वो लंगर की सेवा हो। अब एक आप देखिए, जब कावड़ यात्रा निकलती है तो कावड़ियों के भी तो पैर दबाते हैं, उनके लिए भी तो लंगर लगते हैं। जब अमरनाथ की यात्रा होती है, जब भी, तो देखिए वो एक धार्मिक पक्ष है। वैसे ही सिखों का एक धार्मिक सेंटिमेंट है सेवा भाव, सिखों के अंदर बहुत सेवा भाव है, और वो आपने जो आप कह रहे हो वो उसका रिफ्लेक्शन था। पर उस भावना को, उस सेंटिमेंट को किस तरीके से अदरवाइज यूज किया गया, वो भी हाईजैक। हमने आपने देखा, हाईजैक किया। पर एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी का एक कानून लेके आए हैं। वो कानून आप देखना आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को कितना उल्टा पड़ेगा, इतना भारी पड़ेगा। देखिए, आम आदमी पार्टी को जत्थेदार अकाल तख्त ज्ञानी गड़गज ने ये कहा कि भाई आप ये कानून वापस ले लीजिए, आपने हमसे सलाह नहीं की, आपने हमसे पूछा नहीं, आपने ये कानून बना लिया। तो कह रहा कानून तो वापस नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने और भगवंत सिंह मान ने कहा कानून वापस नहीं होगा। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी को भी कानून वापस लेना पड़ गया था, आप क्या बात कर रहे हो कानून वापस नहीं होगा? कानून तो वापस होगा। उसका कारण है, जब आपने ये कहा कि यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब का अनादर हुआ है, यहाँ पे बेदबी हुई है, तो वो आपको बेदबी कोर्ट में सिद्ध करनी पड़ेगी। वो कोर्ट में सिद्ध करने के लिए जो बचाव पक्ष है, बचाव पक्ष तो 100 किस्म की बात करता है, 100 किस्म के सवाल उठाता है, एविडेंस मांगता है। आप बताइए कि गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप गुरुद्वारे से बाहर लाके थानों के मालखानों में रखा जाएगा क्या? या कोर्ट के अंदर वहां पे साक्ष्य के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा क्या?
बेअदबी का तो रास्ता इन्होंने खोला है, ये खोल रहे हैं बेअदबी का रास्ता। और अगर आपने ऐसा कानून बनाना था तो आप एक बार जत्थेदार अकाल तख्त से, एसजीपीसी से, या किसी धार्मिक पक्ष से एक सलाह तो ले लेते, एक मशवरा तो ले लेते कि आपने क्या उसमें कानून बनाना है, किस प्रकार से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट तो लागू होगा ना जी। तो जब वो एविडेंस एक्ट के अंदर जब आपको साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे तो क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। तो गायत्री जी, इन्होंने जो ये पंगा ले लिया, ये इनको बैकफायर भी करेगा। आप देखते रहिए थोड़े दिन। ये मुद्दा अभी तक तो ढंग से उठाया नहीं शिरोमणि अकाली दल ने या किसी भी ऑपोजिशन ने। ये मुद्दा उठना चाहिए। तो अभी मतलब ग्राउंड हीट अप होना शुरू हुआ है, किस रास्ते जाएगा वो थोड़े टाइम पहले ही पता चलेगा, इतनी जल्दी जनता जवाब नहीं देती है। बट हाँ, दोनों पार्टीज कमर कस चुकी हैं और चक्रव्यूह दोनों तरफ से बनने शुरू हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। पार्टी सारी ही अपनी अपनी कमर कसी हुई है, सभी पार्टीज ने। और अब थोड़े दिनों में कैंडिडेट्स जो हैं वो भी अपने अपने रास्ते देखने शुरू करेंगे। हर एक व्यक्ति जो है वो प्रयास करेगा कि उसको जो उसकी पसंदीदा पार्टी है वहां से टिकट मिले, या जो विनिंग पार्टी है या जो लगता है उनको उनकी दृष्टि से, वहां से वो लेने का प्रयास करेंगे टिकट। और जैसे जैसे इस मैदान में कंटेस्टेंट्स जो उम्मीदवार है आगे आना शुरू होंगे, वैसे वैसे ये और हीटअप और गर्म होता जाएगा कॉन्टेस्ट। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बिल्कुल शुरुआत है। और इसके अंदर आप एक बात का ध्यान रखना कि जो लॉ एंड ऑर्डर या जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो अगर सिर्फ सफाई से भी अपना काम कर लेना एकदम ईमानदारी से, तो भी पब्लिक ओपिनियन जो है बहुत बड़े पैमाने पे चेंज हो जाएगा, इनके खिलाफ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन, बीजेपी यहाँ पे कौन से एरिया में सबसे ज्यादा वीक है और अरविंद केजरीवाल कौन से एरिया में सबसे ज्यादा वीक है? फिर बताएंगे आपको। ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। तो मैं व्यूअर्स को कब बोलती हूँ, आप जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सबसे ज्यादा वीकनेस कहाँ पे है बीजेपी की व्हेन इट कम्स टू पंजाब, जो अभी तक वो एक ऐसा किला है जिसको वो फतेह नहीं कर पाए हैं। बट मानकर चलिए, वेस्ट बंगाल से रथ, अमित शाह का रथ, क्योंकि जितने भी एस्ट्रोलॉजर से पूछे और जो होता हुआ नजर आ रहा है, इस साल के धुरंधर अमित शाह होने वाले हैं। जो रथ है वो पंजाब की तरफ मुड़ चुका है। पीपल नो यूपी विल बी टेकन केयर ऑफ। बाबा जी वहां बैठे हुए हैं, सो ही इज क्वाइट स्ट्रैटेजिक एंड वेरी वेल बेस्ट विद दैट। ऑलरेडी कैबिनेट एक्सपेंशन हमने देखा है, उनका कैबिनेट भी एक्सपैंड हो गया है। सो तैयार रहिए, बहुत सारी न्यूज आने वाली है एंड विल बी कवरिंग देम रेगुलरली विद ऑल आवर व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। 2 बॉर्डर स्टेट्स, वेस्ट बंगाल बीइंग सिक्योर्ड, क्योंकि अमित शाह इज नॉट गोइंग टू अ स्टेट फॉर स्टेट इलेक्शंस, ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने कहा वेस्ट बंगाल से पंजाब, क्योंकि ये दोनों स्टेट्स हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं एंड सेफ्टी सिक्योरिटी बिकम्स पैरामाउंट। एंड दीज पार्टी सिटिंग, उधर टीएमसी और इधर आम आदमी पार्टी, जिसके कनेक्शंस हमने आरएसएन सिंह जी के शो में भी देखे, सीआईए से हैं। मदर टेरेसा के वहां पर ये पता नहीं कौन सी पढ़ाई और ट्रेनिंग करके आए थे बाय द वे। तो सीआईए के कनेक्शंस के बहुत सारे डॉट्स हम दोबारा रिपीट करेंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। थैंक यू सो मच पाजी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जो पाजी ने क्वेश्चन छोड़ा है उसको लेके कमेंट जरूर करें। आई विल बी रीडिंग ईच एंड एवरी दिस थिंग, और फिर हम नेक्स्ट शो में उसे कवर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। सत श्री अकाल पाजी।